चलिए, बिसराइन में प्रत्यय है, बिसराइन। इसमें फिर पीछे देखो, पीछे जुड़ने वाला राइन, बीस, आई और ऐन, तो ये क्लोजेस्ट आ गया है राइन और ऐन। तो राइन, बीस और राइन ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता, ऐन। तो प्रत्यय क्या होगा इसमें, ऐन। राइन प्रत्यय नहीं होता। बिसरना मतलब होता है भूलना, तो बिसराइन, तो बिसर मूल शब्द है, उसमें ऐन प्रत्यय जुड़ा है। थोड़ा प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऐन। अब बोकरा छेरी में कौन सा समास है, अभी बताया था कि दो लोगों के बीच में जब दोनों पद प्रधान होते हैं और जनरली इसमें बीच में डेस रहता है, वो भी पहचान इसका सामान्य चीज़ है द्वंद्व का। तो बोकरा छेरी द्वंद्व समास है, एकदम क्लियर निकाल सकते हैं इसमें। अगला देखिए 80, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मूसवा जैसे देख सकते हैं, लइका है देख सकते हैं, कोरी, कोरी मतलब गिनती, कोरी मतलब क्या होता है, एक कोरी दो कोरी ऐसा। ये भी इसमें है एक शब्द मया, मया को कोई देख नहीं सकता। मया, काकरो मया ला, माँ के मया ला, पिताजी के मया ला, कोई महसूस कर सकते है ना, सामान्य बात। चलिए, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम, घन के समान, घन कैसा है, श्याम के समान। घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला। तो यहाँ पे देखो उसका विशेषता बता रहा है, विशेषता और विशेषण है काला बादल। तो इसमें विशेषता विशेषण में कौन सा समास होता है आपको मालूम है, कर्मधारय समास। द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में संख्यावाचक रहता है और बहुब्रीहि में किसी चीज को सामाजिक मर्यादा से बढ़ाकर बताया जाता है, जैसे लंबोदर वगैरह है इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, कर्मधारय है, इसमें विशेषण और विशेषता रहता है। चलिए अगला देखिए, रन्नी खोली में कौन सा समास है। तो आप यहाँ पे देखेंगे द्वंद्व समास का भी बताया मैंने, कर्मधारय का भी बताया। और अव्ययी भाव और तत्पुरुष, अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास पे आप आइए, तत्पुरुष, रांधने के लिए खोली, समझ रहे हैं, जैसे रसोई घर होता है, रसोई का घर, उसी तरह ये रंधनी खोली, रंधनी रांधने के लिए खोली। तो यहाँ पे के लिए, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जब पूरा कारक चिन्हों का विभक्तियां दिखती है तो उसमें होता है तत्पुरुष समास। अब मैं जा रहा हूं, रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप है, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। तो मैं जात हूं, मैं है जात हूं, क्या बोले, मैं है जात हूं। किसी का बोलते थे मैं जात हूं, वो ऐसा करके बोलते हैं ना आप, मतलब मैं जा रहा हूं, है ना। मैं है जात हूं, ये शब्द नहीं है, जात शब्द नहीं होता। फिर मैं जाते हूँ, जाते हूँ मतलब भविष्य की बात, मैं कल जाते हूँ दुर्ग, ऐसा शब्द आप बोल रहे हैं, तो क्या होगा, मैं हाँ जात हूँ, तो इसमें आएगा मैं हाँ जात हूँ। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाओं में बांटा है। तो फिर एक प्रश्न थोड़ा सा डीप आ गया, इसको अगर याद है तो अटेम्प्ट करें, नहीं याद है तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को पांच भाषा में बांटा है, ठीक है, 5 उपभाषाओं में बांटा है। तो अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी में पड़ती है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, हमारे यहाँ पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है, वह बालक रोता है शब्द में वह शब्द क्या है। तो वह बालक रोता है आप सभी जानते हैं, वह सर्वनाम है। तो यहाँ पे दिया है संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तो ना संज्ञा है, ना क्रिया है, ना विशेषण है। इसमें से एक और आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह सर्वनाम है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नाम शब्द का अर्थ होता है, सॉरी, नाग शब्द का अर्थ होता है सर्प। इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है। तो नाग का दूसरा जो अर्थ है वो है हाथी, ठीक है। इसको तो आपको कॉमन पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे तो उसमें समझ में आएगा।
ये बगैर पढ़े इसको आप ये नहीं कर सकते। थोड़ा सा कमल है, गंगा है, ऐसे जो कुछ जो शब्द है, चंद्रमा है, इनका आपको पर्यायवाची ऐसे करीबन 25-30 पर्यायवाची शब्द याद कर लो। लक्ष्मी है, ऐसा तो इन सब का जनरली इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। जैसे पानी है मतलब कमल है, और तुम्हारा मेघ है, ये कॉमन चीज़ है। 15-20 आप छांट के देख लो, 8-10 क्वेश्चन पेपर में आए हुए तो जनरली यही आते हैं, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़े हैं तभी इसको आप ये करेंगे। नाग शब्द का अर्थ है हाथी। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत में मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? एकदम क्लियर है, संस्कृत मतलब तत्सम, और तत्सम का जो अभ्रंश होता है वो तद्भव है। ठीक है, तो संस्कृत तत्सम सीधा सीधा संस्कृत शब्द है, और उसका उपयोग हम सीधा सीधा हिंदी के वाक्यों में वाक्य बनाने में करते हैं। तो संस्कृत क्या है? तत्सम, याद रखेंगे। मूक का सही विलोम शब्द क्या होता है? मूक, मूक मतलब होता है जो बोल चाल नहीं सकता, जो बिल्कुल शांत है। उसका उल्टा होगा वाचाल, जो बहुत बोलता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आप देखेंगे निर्जीव दिखा है, नी र जीव दिया है, और नी में र रे जामे बड़ी मतलब जीव, निर्जीव, ये निर्जीव होगा। एक में छोटा नी निर्जीव दिया है, तो निर्जीव में नामे छोटी की मात्रा नी और जामे बड़ी की मात्रा जी में रा रेप होता है, रुआ निर्जीव। एक कॉमन शब्द है, लिखते रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। निर्जीव सजीव ऐसे लिख के भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा अलग से। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तालु से। तो व्याकरण में आप उच्चारण शब्दावली को जरूर देखिए एक बार। तो तालु शब्द का इसमें उच्चारण जो होता है, शक्कर का सा जो शब्द है उसका तालु से उच्चारण होता है। ठीक है, हम लोगों स स सा का कभी उच्चारण ना हमारे क्लास में सिखाया गया, ना हमने कभी इस पे ध्यान दिया। तो इस पर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ग्रामर के ये उच्चारण को देख लीजिएगा। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? तो जिसका मूल्य ना आंका जा सके तो वो होता है अमूल्य। क्या बोले? अमूल्य। बाकी मूल्यवान, बहुमूल्य और मूल्यहीन तो अलग ही जा रहा है। से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों के लिए होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कारक के बारे में। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तो करण से और अपादान, ये दो चीज में से का उपयोग होता है। ओके, मैं जो बोला हूं उसको याद रखें। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। ठीक है, यहीं तक बता रहा हूं मैं। आगे अब देखिए अगला, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनासक्त, तो आसक्त मूल शब्द होता है, उसमें अन शब्द जुड़ा है, और ये अन धन आसक्त, इसमें सी ऑप्शन आएगा, अन धन आसक्त। चलिए, तो थोड़ा सा संधि विच्छेद को भी ध्यान देंगे। गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? गृह शब्द का गृह कलह, गृह कलह, गृह में कलह, गृह में कलह मतलब घर में कलह। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खेत रहना मतलब आपको मालूम होना चाहिए शहीद होना। खेत रहना क्या बोलते हैं? शहीद होना को बोलते हैं खेत होना। और ये तो याद रहना चाहिए, ये जब तक याद नहीं है तब तक आप टिक नहीं कर सकते। कुछ आपको मुहावरे देखना है। सामान्य मुहावरा दे रहा है खेत रहना। न वर्ष मंगलमय हो, किस तरह का वाक्य है? न हम किसी को बोलते हैं आपका जीवन सुखमय हो, न वर्ष मंगलमय हो, इसको क्या होता है? ये इच्छा, हमारी इच्छा है कि आपका न वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छा वाक्य है। ठीक है, तो वाक्यों को प्रकार को थोड़ा सा देख लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो इसमें जो भी दिया है आपको मालूम है हिंदी साहित्य के इतिहास, तभी आप इसको टिक करेंगे। गारसो द तासी, इसको याद रख लेंगे। अगला देखिए 99, उनमें उससे दौड़
नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाक्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता। मैंने भी बताया था कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ भी उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, ऐसे चीज भाववाच्य होते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इजीली इसको आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का दो शब्द आगे है, इसको आप प्रयोग कर करके देखेंगे तो इसमें जो है व्यय, व्यय शब्द पुल्लिंग है। आपका कितना व्यय हो गया है आज तक, ऐसा करके हम पूछते हैं। ठीक है, आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे तो 2-3 शब्द ही जो क्लिष्ट लगे हैं, बाकी आप इनमें से इजीली 35 क्वेश्चन नहीं में तो 30 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इतने में आप पास हो जाएंगे। और जनरल वाले इसमें से 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का बना लेंगे। रीजनिंग का सवाल बहुत ही सरल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी रीजनिंग आती है तो बाकी क्वेश्चनों में आप रीजनिंग को बना लीजिएगा। गणित को नहीं छूना है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप ऐसा ही तैयारी करेंगे। धन्यवाद।